So now we'll be starting with the techniques of scientific principles of management. Until yesterday we have completed the principles of scientific management. कल हमने 4 principles scientific management के complete कर लिए थे, which were given by Frederick Winslow Taylor. Okay, so he was known as the father of साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. ओके, उनने एक साइंटिफिक वे दिया प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखने का. एंड आई हैव टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स व्हाट. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन एंड मटेरियल टू डू एंड यू हैव टू लुक अपॉन दिस फैक्ट कि दे आर डूइंग दिस इन द बेस्ट वे. इट मीन्स कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड वे स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ क्या हैं, और उनको स्टैंडर्ड तभी बनाओ जब आप ये समझ पाओ कि वो ही बेस्ट तरीका था, दैट वाज द मोस्ट एफिशिएंट वन. तो यूज़ लॉजिक इंस्टेड ऑफ व्हाट, रूल ऑफ थंब. हमने कल ये पढ़ा था कि यू शुड नॉट यूज़ रूल ऑफ थंब कि ऐसा लग रहा है, इंट्यूशन है, फीलिंग है. नहीं, इंस्टेड डू व्हाट, यूज़ लॉजिक. ट्राई टू फाइंड सम फैक्ट्स बिहाइंड द अकरेंस ऑफ सम कॉजेज, जिससे आपके पता लगा पाएंगे. यू कैन फाइंड वन बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट एफिशिएंट तरीका फाइंड आउट कर पाएंगे, विच यू कैन मेक द स्टैंडर्ड वन एंड विच कुड मेक व्हाट द मैनेजमेंट साइंटिफिक. येस्टरडे आई टोल्ड यू कि प्रिंसिपल्स तो 4 ही हैं, लेकिन कई सारी टेक्निक्स हैं जिसको टेलर ने एडवोकेट किया. ठीक है, सो दैट वो प्रिंसिपल्स और अच्छे से फॉलो हो पाएँ. ठीक है, तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बीच का डिफरेंस बताया था, तो आपको एक बार याद करना है. प्रिंसिपल्स क्या होती है, सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन टेक्निक्स होते हैं वो मेथड, वो प्रोसीजर जिससे वो प्रिंसिपल्स, जिससे वो गाइडलाइंस इनकॉर्पोरेट होते हैं. कहने का कई बार हमको दिक्कत होती है कि यार ये प्रिंसिपल फॉलो कैसे करें. ये प्रिंसिपल समझ तो आ रहा है, इसका कॉज और इफेक्ट भी समझ में आ रहा है, लेकिन फॉलो करने का तरीका क्या है. तो ये टेक्निक्स उनको फॉलो करने के तरीके बताती, क्योंकि प्रिंसिपल्स साइंटिफिक थे, जनरल तो थे नहीं. फेल की तरह जनरल होते तो उनके फॉलो करने के मेथड भी क्या होते, जनरल होते. ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं. बोल तो दिया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, अप्लाई लॉजिक, लेकिन कैसे लगाएं, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे उस इंडस्ट्री में जाके देखें कि किस तरीके से इसको फॉलो कराना है. तो इसलिए उन्होंने टेक्निक्स का भी एडवोकेट किया. तो आपको ध्यान में रखना है कि टेलर ने जितने प्रिंसिपल्स दिए, जितने भी टेक्निक्स दिए, ये फैक्ट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड हैं. ठीक है, पूरा फैक्ट्री सिस्टम के ऊपर आधारित हैं. और फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े कॉमन है, वो सिर्फ फैक्ट्री सिस्टम के लिए नहीं है ना. ये फैक्ट्री सिस्टम ओरिएंटेड है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक गिवन बाय टेलर ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट. So this is the first technique given by Taylor. He said that you have to know the meaning of foreman. Foreman. Foreman is the supervisor. ठीक है, who is above the workers to guide them, to instruct them. आपने फर्स्ट चैप्टर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट या थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, उसमें कौन आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं. ठीक है, तो ये फोरमैन एक सुपरवाइजर होता है. And in this technique, Taylor advocated that all the workers should not be under only one foreman. देखो, एक फोरमैन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. अगर आप अपने वर्कर्स को गाइड कर रहे हो तो उसके अंदर कई सारी क्वालिटीज़ एक्सपेक्टेड होती हैं. ठीक है, और हम ये नहीं मान सकते कि सिर्फ एक ही फोरमैन में, एक ही सुपरवाइजर में सारी की सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी. एक ही सुपरवाइजर वर्कर को हर तरीके से गाइड कर देगा, सारे तरह के इंस्ट्रक्शन भी दे देगा, सब कुछ मोटिवेट भी कर देगा, उनके अंदर डिसिप्लिन भी डाल देगा, उनको क्या कहते हैं, उनको एनकरेज भी कर देगा, उनकी जो रिपेयर मेंटेनेंस जो उनके इक्विपमेंट है उनको भी ध्यान में रख देगा. नहीं, तो टेलर का ये मानना था कि एक फोरमैन सभी स्किल्स में इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं हो सकता. ठीक है, फोरमैन एक सुपरवाइजरी लेवल है. ठीक है, लेकिन सुपरवाइज़र का काम इतना इम्पोर्टेंट है और उसके अंदर इतनी सारी स्किल्स होनी चाहिए जो कि किसी एक बंदे में एक्सपेक्ट करना मुश्किल है. तो फंक्शनल फोरमैनशिप ये कहती है कि फोरमैन्स के वर्क को डिवाइड करो. डिवाइड द वर्क ऑफ फोरमैन. एक फोरमैन वर्कर के ऊपर मत रखो. वर्कर्स को ऑर्डर सिर्फ एक फोरमैन से ना मिले, इंस्टेड दे शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम 8 फोरमैन. सो दीज आर द 8 फोरमैन्स. ओके, तो टेलर ने ये कहा कि एक फोरमैन सभी क्वालिटीज़ में स्किल्ड होना मुश्किल है. वो फोरमैन है, वो सुपरमैन नहीं है.
कि वो सभी क्वालिटीज़ पोजेस करेगा, सारी स्किल्स होंगी उसके अंदर। तो उन्होंने बोला प्रैक्टिकली लॉजिक फैक्ट क्या कहता है कि एक बंदा इतनी सारी क्वालिटीज़ पोजेस करना, इतना एक्सपर्टीज़ होना मुश्किल है, इतने फंक्शनल एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ उसका मुश्किल है। तो आप क्या करो, अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ के क्या कर दो, सुपरवाइजर रख दो। तो उन्होंने बोला कि 2 डिपार्टमेंट बना दो, एक बना दो क्या, प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है कि सारे इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, सारे उनको गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन, उनको रिसोर्सेज के बारे में सब चीज़ बताना, समझाना, रूल्स रेगुलेशन देखना। प्रोडक्शन का है जो एक्चुअल में आउटपुट बनने के वक्त प्रेजेंट रहेंगे और आउटपुट बनने में हेल्प करेंगे, उनको उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके से डिवाइड कर दिए गए। ये 8 क्या रखे गए, ये 8 सुपरवाइजर्स रखे गए। सबसे पहला है प्लानिंग में रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम ये है कि वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस बताएगा, वर्कर को पहले ही समझा देगा कि भाई आपका जो वर्क है उसका सीक्वेंस ये है, ऑपरेशन ये है, प्रोडक्ट को आपको बनाने की, या फिर आपको जो भी काम दिया उसका सीक्वेंस ऑपरेशन ये है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी उनको इंस्ट्रक्शंस देगा, सब चीज़ समझाएगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं पॉसिबल, उनको पहले ही उसको क्या करेगा, सॉल्व करके सॉल्यूशंस बताएगा। सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइन जो पहले देनी जरूरी है वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क उनको देगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम ये है कि सबसे पहले तो वो ये देखे कि स्टैंडर्ड टाइम कितना लग सकता है काम के लिए, उतने वर्कर्स को वो अरेंज करें। साथ साथ वो कॉस्ट शीट्स बनाएं, एक्सपेंसेस का ध्यान में रखें कि भाई इतनी लेबर, इतने रॉ मटेरियल पे इतना फ्यूल यूज़ कर रही है, इतना काम कर रही है, तो इतने एक्सपेंसेस का ध्यान में हमको रखना है। तो उसको जो एक्सपेंसेस का जो हिसाब रखेगा, ठीक है, जो वर्कर्स का देखेगा क्या नाम है कि भाई इतना टाइम पीरियड में हो सकता है कि नहीं हो सकता, वर्कर्स ज़्यादा करने हैं, कम करने हैं, वो काम है किसका, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। फिर आता है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का काम बस इतना है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एनफोर्स कराना। ठीक है, डिसिप्लिन वर्कर्स में कब आएगा, जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ओबे करते हैं। तो इसका काम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनफोर्स कराना। अब आ जाओ प्रोडक्शन की तरफ। गैंग बॉस, ये वो गैंग बॉस नहीं है कि गैंग लेके आएगा अपनी या फिर गैंग बनाएगा यहाँ पे आके अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। गैंग बॉस का काम ये है कि वो क्या करेगा, जितने भी टूल्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उनको हमेशा क्या रखेगा, रेडी रखेगा। ठीक है, जितने भी टूल्स की ज़रूरत है प्रोडक्शन के वक्त, जितनी भी मशीन्स की ज़रूरत है, वो इसको अपनी निगरानी में रखता है, ये उनको क्या रखता है, सेफ रखता है। बस इतना काम है इसका कि वो अवेलेबल होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट था नहीं, ठीक है, या फिर वो किसी की कस्टडी में नहीं था। दूसरी बात, स्पीड बॉस, ये देखेगा कि एक्टिविटीज़ टाइमली कंप्लीट हो रही हैं कि नहीं हो रही। अभी प्रोडक्शन के दौरान चल रहे हैं सारे, टाइमली कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही है या नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट, रिपेयर। ये देखता है कि भाई जो टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। ठीक है, अगर उनके ऊपर कोई मेंटेनेंस या रिपेयर की ज़रूरत है तो गैंग बॉस किसकी हेल्प लेगा, रिपेयर बॉस की। क्योंकि गैंग बॉस सिर्फ उनका पोजीशन कस्टडी ही रखेगा, समझ रहे हो, वो ये इसका काम नहीं कि एक क्या नाम है मशीन में कुछ दिक्कत हो रही है तो उसके पीछे भागे, फिर बाकियों की कस्टडी, बाकियों को रिलीज करना, पोजीशन करने में दिक्कत आती है। इसलिए ये काम किसको दे दिया, रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या है, वो ये देखेगा कि जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट्स है वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, उन पर कोई रिपेयर या मेंटेनेंस अगर मांगता है तो फिर ये इंश्योर करेगा। ठीक है, ये काम गैंग बॉस का नहीं है, गैंग बॉस का काम उसका पोजीशन कस्टडी रखना। ठीक है, और लास्ट आता है इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे हम किसी इंस्पेक्टर को तो बुलाएंगे नहीं, यहाँ पे एक काम है इंस्पेक्टर का कि वो क्वालिटी ऑफ वर्क को इंश्योर करे। सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी, सब चीज़ें इंश्योर कर दी है ना, उनको मेथड बता दिए, सारी एडजॉइनिंग इंस्ट्रक्शन दे दी, कॉस्ट शीट्स प्रिपेयर कर दी, उनके लिए टाइम भी उनके लिए एडजस्ट कर दिया। डिसिप्लिनेरियन, उनको रूल्स रेगुलेशंस बता दिए, सब चीज़ उनके लिए कर दी। अब लास्ट में काम ये बचा देखना कि क्वालिटी ऑफ वर्क इंश्योर हुआ या नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब आप देखो इस टेक्निक में हुआ क्या। इस टेक्निक में ये हुआ कि ये माना गया कि एक फोरमैन को हम ये नहीं मान सकते ही कैन बी एक्सपर्ट इन ऑल, दिस इज नॉट लॉजिकल, है ना, कि ही कैन बी अ फंक्शनल एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज। तो हमने उसके काम को डिवाइड कर दिया, हमने 8 बॉसेस, 8 सुपरवाइजर रख दिए, उनको भी अपने अपने काम बता दिए। अब वो सिर्फ अपना ही एक पर्टिकुलर काम करेंगे और वर्कर्स इन सब के नीचे क्या होंगे, गाइड होंगे, इनके नीचे काम करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टेक्निक जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, इसको हम फ्यूल के प्रिंसिपल से भी रिलेट करते हैं। एक प्रिंसिपल ये फ्यूल का फॉलो करते हैं और एक प्रिंसिपल ये फ्यूल का वायलेट करते हैं। तो जो फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा प्रिंसिपल है, आपने देखा किसके वर्क को डिवाइड किया गया, फोरमैन के। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क हुआ है किसका, फोरमैन के वर्क का।
दूसरी तरफ एक और प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। वो कहता है कि एक वर्कर, एक एम्प्लॉय हमेशा एक बॉस के नीचे काम करना चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने बॉस के नीचे काम करना पड़ रहा है, और ये सारा काम साइमल्टेनियस है। ऐसा मत सोचना कि एक के बाद एक आएगा, सारा काम साइमल्टेनियस है। तो जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है वो डिवीजन ऑफ वर्क है, जो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है वो कौन सा है, यूनिटी ऑफ कमांड। और ये थी फर्स्ट टेक्निक किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। सो नाउ सेकंड टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सो सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स व्हाट, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड एक्सीलेंस अमंग मैन एंड मटीरियल। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन का सिंपल मतलब है स्टैंडर्ड्स बनाओ। और आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड होता है एक गिवन टाइप, एक फिक्स टाइप ऑफ पॉलिसी या एक फिक्स टाइप ऑफ प्रोसीजर, जिसमें हम क्या करते हैं, उनको अपना बेस्ट वे मेंशन करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि एक गुड को प्रोड्यूस करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। समझ रहे बात को, एक गुड की प्रोडक्शन के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अलग अलग तरीकों को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें से हम पता लगा सकते हैं कि कुछ तरीके ज़्यादा कॉस्टली हैं, कुछ तरीके ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, कुछ तरीकों में लेबर क्या है ज़्यादा लग रही है, कुछ में लेबर कम लग रही है। कहीं पे हमने पूरा ओवरऑल बैलेंस करके देखा, सारे ही साइंटिफिक फैक्ट्स हर मेथड के बीच में से देखे, और फिर पता लगाया कि यार ये वाला जो तरीका है ना, ये वाला एक तरीका ABCD में से ए तरीका क्या है, बेस्ट है। क्योंकि सारे फैक्टर्स कंपेयर करने के बाद ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला है। तो हम उस ए को क्या कर देंगे, अपना स्टैंडर्ड बना देंगे। स्टैंडर्ड बनाने का मतलब अब वही फॉलो होगा। अब हम BCD में बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे, या हर बार यही काम नहीं करते रहेंगे कि बार बार अब फिर 4 तरीकों को देखो, अब फिर ये काम करो, बार बार यही चलता रहेगा। नहीं, ए हमने बना दिया स्टैंडर्ड, और उसको स्टैंडर्ड बनाने के पीछे हमने साइंस लगाई थी, हमने लॉजिक लगाया था, हमने उसके पीछे कई सारी स्टडी करी थी। कई सारी स्टडी करने के बाद हमने फैक्ट्स को इकट्ठा किया और ये देखा कि यार ये वन बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती है, यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन एंड मटेरियल टू डू। तो ये एक एग्जैक्टली वो चीज़ है जो हम चाहते हैं मैन एंड मटेरियल परफॉर्म करे, जिससे हमको भी फ़ायदा है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे होंगे। तो उसको क्या बना दिया जाता है, स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड होता है तो सारे ही एक्शंस एक ही तरीके से लागू होते हैं। समझ रहे बात को, आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके भी हमको कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करने पड़ते हैं, उसके साइज़ में, उसके कलर में, उसके अलग फीचर्स में। जैसे कि मान लो ये मार्कर बना रहा है एक कंपनी, तो आपको क्या लगता है इस मार्कर के बनाने का उसने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया होगा? अगर कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होता तो उसके बनाए हुए 2 मार्कर आइडेंटिकल कैसे होते? कैमलिन के ये 2 जो मार्कर हैं आइडेंटिकल कैसे होते हैं? हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यार ये एक ही सप्लायर ने, एक ही मैन्युफैक्चरर ने बनाए हैं, या फिर ये एक ही तरीके का प्रोडक्ट है? ये कौन सा है, बोर्ड मार्कर है, वाइट बोर्ड मार्कर। तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं फैक्ट्री सिस्टम में। समझ रहे हो, तो टेलर ने एडवोकेट किया स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। उसने बोला कि भाई इसका स्टैंडर्ड बनाओ, स्टैंडर्ड इसकी क्या है, डायमेंशंस हैं उसके स्टैंडर्ड बनाओ। ठीक है, जो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, इंटरचेंजेबल पार्ट्स हैं, उसके क्या बनाओ, स्टैंडर्ड्स बनाओ। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इनफैक्ट इसके अंदर जो रिफ़िल है, उस रिफ़िल की जो डायमेंशन है, उसमें कितनी इंक डालनी है, वो भी तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर वर्कर इसकी रिफ़िल को इंक से भर के डाल दे रहा है तो उसको भी तो पता होना चाहिए कि कितनी इंक, कितनी ड्रॉप्स डलनी चाहिए। तो टेलर एडवोकेटेड फॉर व्हाट, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एक ही क्वालिटी परफॉर्मेंस का मेथड, जो कि क्या है, बेस्ट है, जो हमने साइंटिफिकली प्रूव किया ये बेस्ट है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, और उसको ही यूनिटी ऑफ एक्शन से हम फॉलो करें। ठीक है, इससे क्वालिटी मटेरियल की भी डेवलप होती है, इससे क्वालिटी मैन की भी डेवलप होती है, इससे जो इंटरचेंजेबल पार्ट्स हैं उनको भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक ये मार्कर है, एक CD DVD वाला मार्कर होता है, हमको पता होता है क्या डिफरेंस है। ठीक है, और साथ साथ हमको ये भी पता है कि कौन से बेस्ट मेथड हैं और कौन से मेथड को हमको अडॉप्ट नहीं करना है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं। तो ये हो जाता है स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आप देखते हो हर बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करता है। अगर मान लो ये स्केल बन रहा है,
इसने भी स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो किया है, ठीक है। कोई सी भी प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्री सिस्टम में तो स्टैंडर्डाइजेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स नहीं बनते, इनफैक्ट जो प्रोडक्शन के पीछे जो तरीके हैं उनके भी स्टैंडर्ड्स बनते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो वर्क करने के तरीके हैं, सभी के स्टैंडर्ड बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एम क्या है? क्वालिटी एंड एक्सीलेंस अमंग मैन एंड मटेरियल। तो स्टैंडर्ड बनने का ही कारण ये है, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन क्या है? सो सिंप्लीफिकेशन मीन्स व्हाट? सिंप्लीफिकेशन मीन्स eliminating unnecessary diversities और superfluous diversities, ठीक है। ये टर्म जो भी मैं आपको बताता हूँ ये एनसीईआरटी से रेफरेंस में ही बताता हूँ ताकि केस स्टडी में आपको और इजी हो जाए। उन्हीं टर्म्स को आप समझोगे शुरुआत से, वही टर्म्स आपको कभी केस में दिखेंगी, इस वजह से ही अपना केस सॉल्व करना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन कहता है एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटीज, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन ये कह रहा है कि आपने अगर अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखे हो तो जो भी अननेसेसरी है, जो भी सुपरफ्लुअस है, जो हमको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर रही, उन डाइवर्सिटीज़ को क्या करो? अवॉइड करो। जैसे कि मान लो ये मार्कर वाला ये मार्कर 15 तरह के मार्कर बनाता है, ठीक है। इससे पतला वाला साइज बनाता है, फिर पतला 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 होके 5 पतले होने के बाद क्या आता है? एक वो CD DVD वाला मार्कर आता है, ठीक है। उसमें भी 5-6 वैरायटी है। अब पता चला देखा जाए तो सिर्फ उस 15 वैरायटी में से सिर्फ 2 ही हैं जिनकी सेल ठीक है, बाकी सब क्या है? उनकी सेल मार्केट में पिटी हुई है। तो आप बताओ जिनकी सेल इतनी ज़्यादा पिटी हुई है उनको प्रोड्यूस करने का क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा इसी की प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाते? इसी का मार्केट एनलार्ज क्यों नहीं करते? इसी को थोड़ा और बेटर क्यों नहीं बनाते? इसके स्टैंडर्ड्स और रेस क्यों नहीं करते? तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये कहती है कि जो भी अननेसेसरी डाइवर्सिटीज़ उनको अवॉइड करो, क्योंकि वो क्या करती हैं? वो कॉस्ट को रेस करती हैं, हमारे मैन और मटेरियल को एक गलत जगह पे क्या करती हैं? एम्प्लॉय करती हैं, और उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होता नहीं है। इससे अच्छा तो क्या है? उसको अवॉइड करो। अब जैसे कि कुरकुरे हैं, ठीक है, शुरुआत में उनका एक ही जो चलता है, जो भी है वो ऑरेंज कलर का पैकेट वही बिकता है। अब उसमें आप एक क्या नाम है ग्रीन कलर का पैकेट डाल दिया, हैदराबाद चिली, एक रेड कलर का डाल दिया, एक ब्लैक कलर का डाल दिया, हुआ क्या? उनकी इतनी सेल है ही नहीं, है ही नहीं उनकी सेल। जो ऑरेंज वाले से उसकी 5% भी नहीं है उनकी सेल, लेकिन फिर भी बना रहे हैं, ठीक है। कई कई जगह पे वो फिर भी मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस को ऐसी अननेसेसरी चीज़ों पे वेस्ट क्यों करना? अननेसेसरी डाइवर्सिटी को अवॉइड करो। इससे अच्छा कोकोनट वो सॉरी उसी कुरकुरे ऑरेंज वाले को क्या करो? और ज़्यादा प्रोड्यूस करो, आउटपुट बढ़ाओ, मार्केट की रीच बढ़ाओ। समझ रहे बात को? जैसे कि अब लेस है, उसमें भी कई सारे आते हैं, है ना। इनफैक्ट ये किसी भी प्रोडक्ट लाइन में देखा जाता है ना। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देने की कोई पॉसिबिलिटी, मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इससे अच्छा आप क्या करो? उनको क्या करो? सिंप्लीफाई कर दो। इससे आप भी कंसंट्रेटेड रहोगे अपनी कोर एक्टिविटी पे, साथ ही साथ आपके जो कॉस्ट जो बढ़ रही है, जो मटेरियल वेस्ट हो रहे हैं, वो भी बचेंगे। समझ रहे बात को? तो ये दो टेक्निक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो ये क्या कहती है? ये कहती है लिमिट करो अपने एक्शंस को, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ कई जगह पे फैल सकती हैं, उसको लिमिट करो और एक ही स्टैंडर्ड बेस्ट तरीका ढूंढो। दूसरी तरफ सिंप्लीफिकेशन ये कहती है कि आप एलिमिनेट करो एक्टिविटीज़ को, अपनी पॉलिसीज़ को लिमिट मत करो, आप तो अननेसेसरी डाइवर्सिटी को ही एलिमिनेट करो। ये ज़्यादातर एक्टिविटीज़ और एक्शन से ओरिएंटेड होती है, ये ज़्यादातर आउटपुट से ओरिएंटेड होती है, ठीक है। लेकिन दोनों का ही कॉस्ट को बचाने में और अपनी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी को बढ़ाने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है।